जी। क्वाड्रिलेटर के जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं, लास्ट टू टॉपिक, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? इज स्क्रीन विजिबल टू यू? हेलो। हम्म। तो वो है काइट। ठीक है, काइट। पतंग, पतंग उड़ाया है कभी? कभी पतंग उड़ाया है? बनाया तो बहुत होगा। एग्जाम में, ड्राइंग में आता था ना कि पतंग बनाओ, तो बनाया तो खूब होगा। एक रोम्बस बनाकर इस तरह से बना देती होगी। ठीक है, ऐसे ही बनती होगी ना काइट। डायमंड बनती है। पतंग उड़ाया है कभी? उड़ाया भी है। ये भी एक ये भी एक स्पोर्ट्स है। और इतना अच्छा स्पोर्ट्स है कि इसमें मेडिटेशन खूब अच्छा होता है। बस ये है, प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि आप खुली छत में ना उड़ाएं। सेफ्टी रूल्स हर स्पोर्ट्स में होते हैं। सेफ्टी रूल्स हर स्पोर्ट्स में है। ठीक है, तो सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखते हुए अगर ये पतंग उड़ाई जाए तो ये बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। अति सर्वत्र वर्जते। काइट जो क्वाड्रेटर में पढ़ना है आपको, ये क्या है, कैसे समझेंगे? तो अगर हम दो ट्राइंगल्स को इस तरह से अरेंज करें, हमारे इस तरह के ट्राइंगल्स हों। ये बनाना पड़ेगा। ये इस तरह का एक ट्राइंगल हो। ठीक है, जिसको हम इस तरह से अगर ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने के बाद जो शेप हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अ काइट। काइट कहलाएगा। ठीक। अगर इस काइट का कुछ नाम रख दें, ABCD, ये काइट कहलाएगा। अच्छा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सेम ट्राइंगल्स ऑफ सेम साइड्स होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि काइट में और आपका जो AD, DB एंड AC है, वो काइट की टू डायगोनल्स हो जाएंगे। AC भी इसमें डायगोनल होती है और डायगोनल जो है सेम लेंथ नहीं होती, एक लॉन्गेस्ट होती है, एक शॉर्टेस्ट होती है। तो व्हाट इज काइट? तो अ काइट is a coordinator that can be labeled, या hmm, that can be named as ABCD, such that कैसा होगा? Such that कि AB is equal to BC and AD is equal to DC. AD is equal to DC। और अगर डायगोनल BD के बारे में बात करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टी फर्स्ट, व्हाट अबाउट द डायगोनल BD? द डायगोनल BD, तो जो डायगोनल BD है, जैसा कि हम अगर इसकी कॉन्ग्रुएंसी देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी देखें, कौन सा? AOB एंड BOC। ट्राइंगल AOB और BOC में अगर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि AB BC के बराबर हो जाएगी।
और ओबी तो कॉमन साइड है, वो दोनों बराबर हो ही जाएगी, और फिर एंगल बी क्या होगा, दोनों में ही कॉमन है, तो बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो डायगोनल बीडी है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करती है, काइट के एंगल्स को। कौन कौन सा एंगल को, एंगल ए बी सी, इसको कह सकते हो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी। बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी। ठीक है, तो अगर बाइसेक्ट करती है तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली हाफ डिवाइड करना। तो जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, और इसी तरह से जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो अगर कोई एक भी एंगल दिया गया है तो हम उसके अदर एंगल्स निकाल सकते हैं। बीडी एंड एसी दो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स बीडी एंड एसी। एसी के बारे में आप क्या कहेंगी कि एसी किसको कर रही है, तो अगर इसकी कॉन्ग्रुएंसी देखें कि क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी ओ एंड ओ बी सी, सॉरी ए बी ओ एंड सी बी ओ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होगा कि ए ओ बराबर हो जाएगी ओ सी के, और ये दूसरी वाली डायगोनल पे परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगी। तो थर्ड सेकेंड वाले के बारे में क्या कह सकते हैं कि बाइसेक्ट द डायगोनल एसी। जो आपका बीडी है वो एसी को बाइसेक्ट करता है। कैसे बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट करते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्टली लिख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द डायगोनल एसी। जब हमने बोल दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, और इसका मतलब हो गया कि ए बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है, ये कैसे प्रूव होगा, हमको हमने दिखाया ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है सी ओ बी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ओ। ए ओ बी कह रहे हैं तो सी ओ बी होगा, सी ओ बी। तो ये, हाँ, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें कैसे निकली, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस है। तो आपको बस इतनी चीजें याद करनी है काइट के बारे में, कि काइट में दो डायगोनल्स होती हैं, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, और शॉर्टेस्ट डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। साथ ही साथ इसका जो आप कह सकते हो वर्टेक्स एंगल होता है, डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है। और ट्राइंगल काइट में क्या देखा कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि काइट में एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं, जो कि बता ही चुके हैं डेफिनेशन में, एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं आर इक्वल, आपस में बराबर होती हैं। कैसे होती हैं, आप देख रहे हो सामने के ए बी बी सी बराबर है, ए डी एंड डी सी बराबर। तो ये आपका काइट के बारे में हो गया। अब आता है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम कैसे समझ में आया, ट्रापेजियम पैरेललोग्राम से ही समझ में आया कि पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल एंड पैरेलल थी। लेकिन क्या ऐसा भी पैरेललोग्राम बन सकता है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर इक्वल हो, दूसरा पेयर पैरेलल तो हो लेकिन इक्वल ना हो, इक्वल लेंथ का ना हो। ठीक है, तो जब ऐसी बात आती है कि सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हो, तो ट्रेपेजियम की बात आती है, जिसको हम सिंपली ऐसे बनाते हैं, एक लॉन्गेस्ट साइड, एक शॉर्टेस्ट साइड, और इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा ट्रापेजियम बन जाता है ए बी सी डी। ठीक, तो ट्रापेजियम क्या है, ये भी कोऑर्डिनेटर है विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। जिसमें दो हो जाएंगे वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, लेकिन जिसमें एक पेयर है वो ट्रापेजियम कहलाएगा। सो अ ट्रापेजियम इज अ
quadrilateral with at least pair of parallel अपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल होंगे, अपोजिट। ठीक है, तो कौन किसके पैरेलल है? डीसी इज पैरेलल टू ए बी, लेकिन इक्वल है नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते कि इक्वल होगी या नहीं होगी। ठीक, फिर जिस तरह से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से डीसी इज पैरेलल टू ए बी, तो डीए क्या हो जाएगा? डीए एंड सीबी इज अ ट्रांसवर्सल, तब डीए एंड बीसी कैसे काम करेगा? एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगा। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम साइड सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इन पैरेललोग्राम अगर ऐसा है और डीसी इज पैरेलल टू ए बी और डीए ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज याद रखना है कि ट्रापेजियम में ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर आता है एक आइसोस्केल ट्रापेजियम, यानी कि उसमें दो साइड्स बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन बराबर होगा आइसोस्केल ट्रापेजियम में? ये जो अभी आपने बनाया, ये दो पैरेलल साइड्स बनाई, ये पैरेलल साइड्स बनाई, जो नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि जो साइड से इधर जा रही है वो सेम साइड की हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो ट्रापेजियम था ये तो ऐसे ही बनेगा, ये दोनों अगर सेम साइड की हो जा रही है। बता रहे, इसी में बता रहे। तो अगर हम ये कहें कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स अगर बराबर है और ये इसके पैरेलल है हो रही है, तो ये कैसा ट्रापेजियम कहलाएगा? आइसोस्केल ट्रापेजियम। और यहाँ पर भी वही चीज रहेगी कि जो सेम साइड्स के इंटीरियर एंगल है, अगर हम इसको एक्स या एम एन ओ पी MNOP नाम दे दें, तो एंगल M प्लस एंगल P 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल N प्लस एंगल O भी 180 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों हुआ? जो ऊपर फैक्ट दिया कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, इसका अगर कंस्ट्रक्शन आ जाए, कंस्ट्रक्ट आइसोस्केल ट्रापेजियम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जो साइड होगी वो कुछ साइड देगा ना, पैरेलल साइड का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये जो आपका एमपी है, तो सपोज कि जो आइसोस्केल साइड्स जो होंगी, यानी कि जो एमपी और एनओ जो बराबर हैं, वो हम मान लें 5 सेंटीमीटर होंगी। तो इसको बनाओगी कैसे? इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि पहले हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पैरेलल लाइन के एंड पॉइंट ले लेंगे, इस पैरेलल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पैरेलल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ए बी हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और उसी पर, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि पी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, लाइन है ना, लाइन में तो दोनों तरफ एरो होगा ना, तो हमने पी एक
पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और इसी से हमने एल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। ठीक, अब इसी टी लाइन पर हमने कहीं पर ए यहाँ पर ले लिया, ये ए है, इसको हटा दो यहाँ से। बी हमने यहाँ से ले लिया, ये बी है। ये लाइन सेगमेंट हो गया अब। ओके, अब हमें क्या करना है, ऑन लाइन एल आर्क मार्क करनी हो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कंपास में रेडियस लेकर, आर्क लेकर हम फ्रॉम पॉइंट एट पॉइंट ए, एक इस साइड तो बनेगा नहीं, इस साइड भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। आप इस साइड आर्क खींच दीजिए या इस साइड खींच दीजिए। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर हम यहाँ एक आर्क बना देंगे। आर्क बनाना है, ट्राइंगल नहीं बना। और इसी तरह से बी से लेते हुए हम एक आर्क यहाँ बना देंगे। अब जिस पॉइंट पे हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसको हम कुछ ए बी सी डी कह देंगे और ज्वाइन कर देंगे ए डी और बी सी को इस तरह से। पूरा आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जो ए बी सी डी है वो एक आपका आइसोस्केल ट्राइपेजियम बन जाएगा, जिसमें आपका दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड डीसी इज पैरेलल टू एबी। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, वीडियो में पूरा आपका स्टेप्स है, तो स्टेप्स आप खुद से इसका राइट कर लीजिएगा। एनी डाउट? स्टेप्स जैसे जैसे बताया है ना, जैसे जैसे बताया है स्टेप्स 1 2 3 करके इस तरह से राइट कर लो। फिर एक ट्रापेजियम की जो प्रॉपर्टी आती है, इसमें जो एंगल ए और बी है वो दोनों बराबर होंगे। अब इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 1 तो हो गई क्या, जैसे ये प्रॉपर्टी 1 हो गई। प्रॉपर्टी 2 क्या है? प्रॉपर्टी 2 है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हम प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ कर देंगे? क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी करते हुए चले आ रहे हैं, तो प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना इजी हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये बताना है, टू प्रूव, जो प्रॉपर्टी 2 है, टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये ले लेंगे कि एक ट्रापेजियम बना लेते हैं। ट्रापेजियम कुछ भी हो सकता है, आइसोस्केल्स भी हो सकता है और नॉर्मल ट्रापेजियम भी हो सकता है। हम एक कैसा ट्रापेजियम बना रहे हैं, एक आइसोस्केल ट्रापेजियम बना रहे हैं, ताकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो ये मान लो कि ये जो ट्रापेजियम है वो क्या है, ये लाइन छोड़ दो। ये जो ट्रापेजियम है, ए बी एंड सी एंड डी, ये ट्रापेजियम आइसोस्केल ट्रापेजियम है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, ठीक है, इसको कुछ एक्स वाई कह दें। ओके, इसको एक्स वाई कह दें। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है तो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या हो जाएगा, कितने, 90 डिग्री का हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या शो कर दें, ये प्रूफ करने के लिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है इन ट्रापेजियम, तो हम ये शो कर दें, टू शो, वी हैव टू शो, हमें शो करना है, वी हैव टू शो, हम क्या शो कर दें कि ट्राइंगल ADX, ADX इज कॉन्ग्रुएंट टू, किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, BCY, ट्राइंगल BCY के कॉन्ग्रुएंट होगा, और होगा भी। क्यों? क्यों, कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? अब AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, AD BC के बराबर है। और और क्या कर सकते हैं, जो एंगल Y है वो एंगल Z, X, जो एंगल X है, Y जो X के बराबर है। और चूंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा तो वो भी आपस दोनों बराबर होंगे, वो भी दोनों बराबर ही होंगे। तो इस तरह से हम ये शो करते हैं कि ADX BC के BCY,
ADX ट्राइंगल BCY के बराबर है। तो जब हमने ये कह दिया कि ये ट्राइंगल ADX BCY के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, तो जितने इसके साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंस हो गए और जितने इसके एंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों चीज कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि ट्राइंगल ट्राइंगल में एंगल ए एंगल बी के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और हमें यही तो प्रूव करना था। आपको क्या शो करना रहेगा? सिर्फ इसकी कॉन्ग्रुएंसी कि एडी और बीसी तो आपस में बराबर है ही, फिर 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन किया है, तो वो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब ये तीनों कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी इसमें हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो एंगल ए भी बी के बराबर हो जाएगा, और यही चीज ट्रेपेजियम में भी लागू होगी। तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी 2 आइसोस्केल्स, और ये किसकी बात हो रही है? ये आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी 2 जो है वो सिर्फ आइसोस्केल्स के लिए है। तो प्रॉपर्टी 2 आपकी क्या हो जाएगी कि इन आइसोस्केल्स ट्रापेजियम द एंगल्स opposite to the इक्वल साइड्स के आमने सामने के, अपोजिट का मतलब आमने सामने के, इक्वल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक आपको ये प्रॉपर्टी एक और मिल गई। ठीक, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ट्रेपेजियम में, आपको बस इतना रोम्बस और ट्रेपेजियम में याद रखना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, और जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और ट्रेपेजियम में ये याद रखना है कि जो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन वो 180 डिग्री होता है। इसलिए होता है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और आइसोस्केल्स ट्रापेजियम के लिए ये याद रखना है कि जो अपोजिट साइड्स एंगल हैं, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस यही चीज याद रखना है, ध्यान में रखना है, जिसका यूज आप किस में करेंगी? फिगर इट आउट में करेंगे। अब यहाँ से हम लोग फिगर इट आउट लेते हैं। फिगर इट आउट में देखते हैं कि क्या लास्ट फिगर इट आउट है, इसी के साथ चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। हम्म, नहीं, 11 क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट में। क्वेश्चन 11 है इसमें टोटल। आज देखते हैं कि कितना हो पाता है, कितना करना चाहिए, जितना समझ में है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए। फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसके साइड्स और एंगल्स, फाइंड ऑल द साइड्स माने ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स विद साइड्स 4। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, और उसकी लेंथ कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। तो यानी कि आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी लेंथ जो हो वो 4 सेंटीमीटर हो। ऐसे बनाएंगी कैसे आप? नापी आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, फिर इधर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, फिर इधर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, ऐसे बनाएंगी? इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे बनता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए पहले आप जैसे ये मैंने बनाया है ना, वैसे ही अपोजिट साइड्स आपको बनाना होगा। क्या करना होगा? पहले आपको 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी।
उस 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट का कोई एंड पॉइंट होगा, ए बी सी डी, कुछ ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट। उसके एक एंड पॉइंट से आपको यहाँ पे एक आर्क लगानी होगी, इसके दूसरे एंड पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगानी होगी, और आर्क की मेजर कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी। जहां पे वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट से दोनों पॉइंट को मिला देना होगा। तो आपका जैसे इस साइड बना है, वैसे इस साइड भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा ऑफ ऑल 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और व्हाट अबाउट दिस डायगोनल, वो भी तो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 30 होते हैं, 60 होते हैं, 90 होते हैं, कैसे पता चलेगा। देखो भाई, ट्राइंगल में जब टू साइड्स, आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि बेस एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये एंगल के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसका कुछ नाम तो रख देंगे कोऑर्डिनेटर का, ए बी सी डी। तो इसका मतलब है एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल डी, पूरा एंगल डी जो है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो जब दोनों चीज बराबर हो रहे हैं तो तीसरा एंगल क्या होगा, तो 180 को 3 से डिवाइड करो ना, 3 6 18, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल 3 एंगल्स कितने होते हैं, 60 60 के होते हैं। तो यानी कि ये भी एंगल 60 का हो जाएगा, ये भी एंगल 60 का हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये एंगल 60 का नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये वाला तो हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ये एंगल 60 का हो जाएगा, ये भी 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 हो जाएगा। लेकिन हम उसको लिख क्यों नहीं रहे हैं, लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वहां पे डायगोनल ने बाइसेक्ट किया है, डायगोनल ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो यानी कि ये भी 60 का हुआ, ये भी फिर 60 का हुआ, और ये भी 60 का हुआ, और ये भी 60 का हुआ। तो तीनों एंगल दोनों ही ट्राइंगल में 60 60 के हो जाएंगे। ठीक है, तो साइड्स के बारे में क्या है, साइड्स के बारे में क्या कहेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी में साइड्स ए बी किसके बराबर है, बोलो, बीसी के, है ना, बोलो बोलो भाई, बीसी किसके बराबर है, सीडी के, और एडी के बराबर है, और सब कितनी है, सब 4 सेंटीमीटर है। व्हाट अबाउट डायगोनल, ना डायगोनल के बारे में जैसे पूछा नहीं है, लेकिन बता ही दो, डायगोनल डीबी कितनी की है, बीडी भी 4 सेंटीमीटर है। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं, एंगल्स की बात बताओ। तो क्वाड्रेटर में 4 एंगल होते हैं, तो एंगल ए क्या है, 60 डिग्री, एंगल बी क्या है, नहीं, हम ट्राइंगल में नहीं पूछ रहे हैं, हम ट्राइंगल में नहीं पूछ रहे हैं, हम क्वाड्रिलेटर का एंगल बी पूछ रहे हैं। 60 डिग्री तो ट्राइंगल का है, क्वाड्रिलेटर का एंगल क्या होगा बी में, एंगल बी क्वाड्रि 120 डिग्री, वेरी गुड। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल ए भी, सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और एंगल डी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बस यही बताना था आपको, ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, और फिर आपने बता दिया, बस यही चीज करना था आपको, हो गया। ठीक, अभी कुछ नोट डाउन मत करो, सब तुम्हें मिल जाएगा, अभी सिर्फ समझो, अभी सिर्फ जो डाउट्स रहा करे वो नोट डाउनलोड किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब बताओ। कंस्ट्रक्ट a kite whose diagonals are of length 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। तो काइट की अभी पढ़ा ना, काइट में कितनी डायगोनल्स होती हैं,
जो डायगोनल्स होती हैं, हाँ, मेजर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, क्या रिलेशन होता है? डायगोनल्स के बारे में अभी जस्ट पढ़ा है काइट में, क्या होता है? बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था ना, कल बनाना बताया था ना। हाँ, तो क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कि अभी हम पहले एक शॉर्ट शॉर्ट जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर की हम कोई ए बी खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर का आपने ए बी ड्रॉ कर लिया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका पूरा जो वीडियो लेक्चर है जाके देखो, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे। 6 सेंटीमीटर है तो 6 के आधे से ज्यादा, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3, तो 3 से ज्यादा हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो मिड पॉइंट इसका पहले तो मिड पॉइंट लेंगे। 4 सेंटीमीटर लेते हुए आर्क हम क्या करेंगे, ए से अप साइड एंड डाउन साइड आर्क बनाएंगे, और इसी तरह से बी से क्या करेंगे, अप साइड एंड डाउन साइड आर्क बनाएंगे। तो सपोज कि हमने अप साइड डाउन साइड यहाँ पे आर्क बनी, और फिर हमने क्या किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ दिया। सीधी लाइन बन जाए तो फिर की बात ही क्या है। सपोज कि ये सीधी लाइन बन गई, ये आर्क यहाँ पे आई थी, ठीक है। ये लाइन पे अब हमें जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है ना, तो इसका मतलब पॉइंट ओ से 4 सेंटीमीटर इधर होगा, 4 सेंटीमीटर इधर होगा। तो ओ से 4 हमने माना कि 4 ये है, और ओ से 4 हमने माना कि 4 ये है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जैसे ही हमने मार्क किया पॉइंट 4, तो हमें ये ए बी सी और डी कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया, ए सी को सी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और फिर ए डी को ज्वाइन कर दिया, और डी डी को ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी डी क्या बन गई, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ए बी सी डी क्या बन गई, इज अ काइट। ये बनाने को कह रहे थे, ये आपने बना दिया। ये क्या था, ये 3 सेंटीमीटर होगा आपका, ये 3 सेंटीमीटर इधर होगा, ये ऊपर आपका 4 सेंटीमीटर होगा, नीचे ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। और काइट में आप जानती हैं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए सी बराबर होना चाहिए सी बी के, चेक इट। और ए बी बराबर होना चाहिए, ए डी बराबर होना चाहिए बी डी के, तो चेक इट। स्टेप्स आप लिखेंगी, बिना स्टेप्स लिखे कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। 1 2 3 सारा स्टेप्स लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया वीडियो लेक्चर में, आप इसको पॉज करके स्टेप्स लिख सकती हैं। क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करा 6 सेंटीमीटर का। टेक अ मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, ओ एट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे हमने उसका मिड पॉइंट ले लिया। फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी विच पासेस थ्रू पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से जाता हुआ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ए बी का। कैसे बनता है ये बता चुके हैं, मार्क किया। अब ये लाइन एल, एल कोई लाइन थी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इतना लंबा था, लेकिन इतना लंबा नहीं लेना है हमें। हमें कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर का सीडी लेना है। तो क्या करेंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीच में काटता है, तो 4 इधर लेंगे, 4 इधर लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये आपकी काइट ड्रॉ हो जाएगी। और आप ऐसे भी ले सकती हैं कि यहाँ जब आपने इसको ज्वाइन किया, ये जो आपकी इक्वल साइड्स होंगी, जब आप इसको ज्वाइन कर रही हैं, तो इसको इस तरह से ज्वाइन करिए कि ये जो आपका सीडी है वो पूरा आपका कितना हो जाए, सीडी आपका पूरा 8 सेंटीमीटर आ जाए। आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकती हैं। आप जब रूलर उससे बनाएंगे तो आपका प्रिसाइज बनेगा। इसको बनाना हो मुझसे चेक करवाना कि प्रिसाइज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरह का। क्योंकि काइट में देखो, जरूरी नहीं है कि 4 सेंटीमीटर ऊपर भी आए, 4 सेंटीमीटर नीचे भी जाए। अगर तुम यहाँ से 8 सेंटीमीटर पूरा ले रही हो, तो काइट चूंकि ऊपर वाला पार्ट छोटा होता है, नीचे वाला लंबा होता है ना, तो मोस्टली पार्ट पूरा पूरा इक्वल नहीं होगा।
पूरा तुम्हारा सीडी जो है वो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो वो आपको पहले ज्वाइन जब आप करेंगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। मतलब आपने एक ए बी बना दिया। अगर आपके पास स्केल है तो आप साथ में बना सकती हैं, प्रैक्टिस कर सकती हैं। ए बी आपने 6 सेंटीमीटर ले लिया, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अगर आपके पास अभी है स्केल तो जल्दी से मेरे साथ बना सकती हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ए बी आपका 6 सेंटीमीटर का है, जिसमें आपने मिड पॉइंट ले लिया ओ, जो कि 3 3 रहेगा। अब इसका हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। नया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर्क लगाकर प्रोटेक्टर से बनेगा। इसलिए जब भी ज्योमेट्री का पढ़ो तो प्रोटेक्टर कंपास अब लेकर बैठो। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, चलो इतना करो फिर बताएं। कंटिन्यू और करो। फिर उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। ठीक है, जो कि आपके ओ पॉइंट से होकर गुजरता है। मान लिया कि वो ओ पॉइंट से होकर गुजरता है। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स को यानी कि ए बी सी डी को सबको मिला लो। तो चूंकि काइट में अपर पार्ट शॉर्टेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है नीचे वाला पार्ट, तुम यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकती हो। तुम यहाँ से जीरो मान लो, जीरो से यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज कि यहाँ पे आके 8 खत्म हो रहा है। तो यानी कि तुम्हारा जो भी पार्ट, अगर तुम यहाँ पे सी और यहाँ पर डी ले रही हो, तो सी डी शुड बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये जो तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाई है, बाइसेक्टर बनाया है एल, इसको एल कह देते हैं। इस लाइन पर तुम्हें सीडी एक पॉइंट लेना है, सीडी एक लाइन सेगमेंट लेना है जो 8 सेंटीमीटर का हो। और जैसे ही तुमने 8 सेंटीमीटर निकाल लिया, और फिर क्या करो, ज्वाइन कर दो, एसी को ज्वाइन कर दो, एबी को ज्वाइन कर दो, बीडी को ज्वाइन कर दो, और एडी को ज्वाइन कर। क्योंकि तुम स्केल से मेजर करके बनाओगे, तुम्हारा जो फिगर होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो काइट ये भी है और ये भी है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो आपका ओ सी ओ है, ये इक्वल नहीं हो रहा है ओडी के, लेकिन इसमें इक्वल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ए ओ ओ बी के, तो स्पेशल काइंड ऑफ काइट ये भी कहलाएगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है थर्ड क्वेश्चन? फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। सबसे पहले तुम मुझे बताओ, ये जो दो ट्रेपेजियम दिए हैं, ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला, with the angle 100 degree and with the two angles 135 degree and 105 degree, दोनों में से आइसोस्केल ट्रापेजियम कौन सा है? अच्छा बताओ, ये जो मैं बना रही हूँ पहला वाला ट्रापेजियम, सेकेंड वाला आइसोस्केल है। ठीक है, और ये जो ये बनाया है ये कौन सा है? ये नॉर्मल ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम की प्रॉपर्टीज जल्दी से रिकॉल करवाइए। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी? रिमेनिंग एंगल निकालना है, दो एंगल आपको पता है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ये दोनों आपके पैरेलल साइड्स हैं और ये नॉन इक्वल साइड्स हैं। ओके, अब आपको एंगल डी एंड एंगल सी फाइंड करना है। टू फाइंड एंगल डी एंड एंगल सी, कैसे करेंगे? विच प्रॉपर्टी? कौन? हम्म,
अच्छा, एंगल डी भी 135 डिग्री। पहले प्रॉपर्टी बताओ ना, प्रॉपर्टी स्टेट करो, जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो यहाँ पे स्टेट करेंगे, लिखेंगे, वो प्रॉपर्टी बता दो। हाँ, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जर आर इक्वल। इससे क्या होगा, कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, उनका नाम बताओ। एंगल डी प्लस एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। एंड इसी तरह से एंगल बी बराबर हो जाएगा, अरे सॉरी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। अब आप एंगल डी निकाल लेंगी, बोलिए। 180 डिग्री माइनस एंगल ए, गुड। और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, क्या वैल्यू है। हाँ, तो 180 डिग्री में से 135 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -45। ठीक, और यहाँ एंगल सी के लिए 105 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, 100, 175। आ गए दोनों एंगल, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, कुछ और निकालना था, नहीं। सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड वन, डू बाय योर सेल्फ, डू बाय योर सेल्फ कैसे करोगी। ऐसे इसमें दो प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें क्या हो रहा था, एंगल अपोजिट टू सेम साइड, इक्वल साइड आर इक्वल। चलो कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड फिगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहीं पर बताती हूँ, देखो इसमें अगर हम ये मान लें कि दिस इज पी एंड क्यू आर एंड, ठीक है, पी क्यू आर एस है, तो हम ये लिखेंगे पी क्यू आर एस इज आ आइसोस्केल ट्राइपेजियम। क्या है, आइसोस्केल ट्राइपेजियम है। तो आइसोस्केल ट्राइपेजियम में क्या होता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब है एंगल एंगल P एंगल Q के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों हो जाएगा। यहाँ पे उसका फैक्ट लिखो कि इन आइसोस्केल्स ट्राइपेजियम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि एंगल पी एंड क्यू बराबर हो जाएंगे, और एंगल एस जो दिया है तुम्हें वो 100 निकलने का है, तो बाकी एंगल निकलेंगे कैसे, वही चीज कि अपोज इंटीरियर सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि एंड एंगल एस प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसी तरह से एंगल Q प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, बोलो, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसफर आर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बताओ, इससे क्या निकाल सकते हो, एंगल F दिया है P, तो एंगल P कितना हो जाएगा बताओ, एंगल F 100 है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो क्यू क्यू, हाँ, और क्यू भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से एंगल आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 100 क्यों होगा, एंगल पी की वैल्यू निकल आई, इसका मतलब है कि एंगल पी एंगल क्यू दोनों ही 80 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी कि 100 डिग्री, तो 100 डिग्री क्या आ गया, एंगल आर आ गया, एंगल आर इज 100 डिग्री, ठीक।
लास्टली आप कैसे लिखेंगी? आपको पी क्यू आर लिखना है, तो आपने लिख तो दिया यहाँ पे। आप इस चीज को बॉक्स में बंद कर दीजिए कि एंगल पी क्यू बराबर है और एंगल आर 100 डिग्री है। ये आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। वेन डायग्राम बनाना है, जैसे कि गोला गोला बनाते थे ना, बताते थे कि स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर आएगा लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर के बाहर आएगा, ये बनाते नोट्स के दौरान आपने देखा है। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले बताओ कौन कहाँ आएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहाँ बनेगा? सबसे पहले पैरेललोग्राम का बनाओ, क्योंकि पैरेललोग्राम ही ट्रेपेजियम है, काइट है, ये सारी चीजें हैं। ये हमने पैरेललोग्राम का बना दिया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का पी से कह देते हैं, पी फॉर पैरेललोग्राम। पी फॉर क्या है? यहाँ पे लिख देंगे पैरेललोग्राम। पी फॉर क्या है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम के बाद क्या है? काइट्स। काइट्स कहाँ आएंगी? काइट्स क्या है? काइट्स क्या है? काइट्स भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही, स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही है ना, लेकिन उसमें साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं, बल्कि टू ट्राइंगल्स को ज्वाइन करते हैं। तो कुछ तरीके के हो जाएंगे, काइट्स डिफरेंट हो जाएगा। ये काइट का बन जाएगा, सपोज कि काइट का बन गया। ये कह दो तुम यहाँ पे के फॉर काइट। के फॉर काइट। काइट के बाद किसका बनाने को कह रहे हैं? पैरेललोग्राम काइट्स, रोम्बस, रोम्बसस। तो रोम्बस का किस बनेगा? रोम्बस स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस कहाँ आएगा? अगर काइट की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस में आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही डायगोनल्स, तो यानी कि काइट में भी आएगा। और चूंकि अगर पैरेलल, इक्वल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम में भी आएगा। तो रोम्बस कहीं पर, यहाँ पर आर एच कह दो इसको, रोम्बस। रोम्बस यहाँ पर कहीं पर तुम्हारा लाई करेगा। तो आर एच क्या कह दिया तुमने? आर एच क्या हो गया? रोम्बस। तो रोम्बस क्या है? काइट और पैरेललोग्राम दोनों का है। रोम्बस के बाद क्या है? रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल में क्या है? रोम्बस की अगर अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दे, पैरेलल तो रहेंगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगी, डायगोनल, लेकिन क्या कर दिया जाए? अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया, सॉरी, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया जाए तो वो रेक्टेंगल में आ जाएगा। तो यानी कि, और यही चीज पैरेललोग्राम भी में भी होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। उसका बाइसेक्ट तो करती है डायगोनल, लेकिन एंगल का पता नहीं है। एंगल अगर 90 डिग्री कर दिया जाए पैरेललोग्राम का तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल होगा वो पैरेललोग्राम में तो होगा ही होगा, रोम्बस में भी होगा। तो जो उसका सर्किल बनेगा वो पैरेललोग्राम और रोम्बस के अंदर बनेगा। तो रेक्टेंगल को आर ई से बता दो। आर ई क्या है? आर ई है रेक्टेंगल। अब क्या बचा? एंड स्क्वायर्स। अब स्क्वायर क्या है बताओ? स्क्वायर रोम्बस भी है, स्पेशल काइंड पैरेललोग्राम भी है, तो रेक्टेंगल भी है, तो सब है ना। रोम्बस में भी आएगा, रेक्टेंगल को भी ले लेगा, सभी है, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए अलग से सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्क्वायर कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी जगह? अगर यहाँ पे स्क्वायर को लाई कराते हैं तो भैया ये सिर्फ पैरेललोग्राम है। अगर हम यहाँ कराते हैं तो ये सिर्फ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पर कराते हैं तो देखो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे रोम्बस, रोम्बस भी है, रोम्बस का सर्किल भी है ना, रेक्टेंगल का सर्किल भी है और पैरेललोग्राम का सर्किल भी है ना। अगर यहाँ मत कर देना, यहाँ कर दोगी तो रेक्टेंगल से बाहर चला जाएगा स्क्वायर। तो सही पोजीशन क्या है? ये क्यों? क्योंकि इसमें रोम्बस का भी सर्किल तो आ रहा है, रोम्बस का सर्किल देखो ये बना है, तो ये वाले पॉइंट में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एस फॉर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस का सर्किल कहाँ है? रोम्बस का सर्किल हम तुम्हें हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये है रोम्बस का सर्किल। चाहो तो इस तरह से बना भी सकती है, कलर करके, लाइट कलर से। ये पूरा जो हाईलाइट किया ये रोम्बस का सर्किल है। तो स्क्वायर किसमें आया? स्क्वायर रेक्टेंगल के सर्किल में भी आ गया, रोम्बस के सर्किल में भी आ गया। तो रोम्बस के सर्किल को हमने हाईलाइट किया है यहाँ। क्लियर?
अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम? बताओ वो कौन सा कोऑर्डिनेटर है जो काइट और पैरेललोग्राम दोनों होता है। तो काइट और पैरेललोग्राम के गोले में कौन कौन आ रहा है, देख लो। काइट एंड पैरेललोग्राम के गोले में कौन कौन आ रहा है, इसका आंसर बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। कोऑर्डिनेटर कौन सा आ रहा है इस काइट एंड अ पैरेललोग्राम? तो काइट एंड पैरेललोग्राम के अंदर कौन कौन आ रहा है? यार रेक्टेंगल जो है वो काइट में नहीं आएगा। स्क्वायर एंड रोम्बस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैन देयर बी अ कोऑर्डिनेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड रेक्टेंगल? ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर है जो काइट भी हो रेक्टेंगल भी हो सकता है क्या? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्या वो काइट हो सकता है? स्क्वायर स्पेशल काइंड रेक्टेंगल है, ये समझ में आता है। स्पेशल काइंड रोम्बस है, लेकिन क्या वो काइट बन सकता है? उसमें अपोजिट साइड्स क्या इक्वल हो रही है? नहीं, तो कोई भी ऐसा नहीं है। नो। इज एवरी काइट अ रोम्बस? एवरी काइट, ओनली स्पेशल काइंड कैन बी अ रोम्बस ना। एवरी काइट तो रोम्बस नहीं है ना। ना एवरी रोम्बस काइट है, स्पेशल काइंड ऑफ। जैसे कि ऐसे कहें कि इज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम? नो, ओनली अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बी अ रेक्टेंगल, है ना। ओनली स्पेशल काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल बी अ स्क्वायर, बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, है ना। और ये चीज बहुत पहले ही थ्योरी लेक्चर में क्लियर करा चुके हैं कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। यस, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑल एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, इक्वल है अपोजिट साइड्स। लेकिन क्या ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर? नो, क्योंकि स्क्वायर में तो ऑल द साइड्स इक्वल होनी है ना, जबकि रेक्टेंगल में नहीं होती। तो क्या सभी काइट रोम्बस है? नहीं। इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर? वही रिलेशनशिप है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में है, कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो यही चीज इसमें लिखोगी कि a rhombus is a kite whereas a kite need not be a rhombus, स्पेशल काइंड, ओनली a स्पेशल काइंड। क्या लिखोगी? नो। रिलेशन क्या है? a rhombus is a kite whereas kite, काइट हो भी सकती है, नीड नॉट बी आ रोम्बस। काइट को रोम्बस होने के लिए क्या करना होगा? अब जो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रही हैं, बल्कि सभी ऑल फोर साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा। ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो रोम्बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 तक देख लो, क्योंकि 11 है तो 5 5 5 फिर बचेंगे, और तो 5 बाद में देख लिया जाएगा। वैसे भी दूसरा फिर इंसर्ट कराना पड़ेगा। इफ अ पेयर एंड rods आर टू रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो आपका इस तरीके का एक फिगर है, डायग्राम है, दिस इज द रेक्टेंगल, और फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया गया है। मतलब आप कह दो डायगोनल नहीं है बल्कि, ठीक है। बहुत बात पीछे चला गया क्या ये? एक्चुअली इधर से आना था ये बहुत आगे बढ़ गया।
ये यहाँ से आना था, तो ये पार्ट है और ये पार्ट कुछ भी नहीं है, इसको इरेज कर दो। इरेज करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल इरेज हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया कि ये पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। और फिर क्या क्या नाम है देख लो, तो देखो क्या क्या कह क्या रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो, समझाओ मुझे। दिस इज ओ। पेयर एंड रॉड्स, पेयर एक रेक्टेंगल है और रॉड्स दूसरा रेक्टेंगल है, ये डी है, वो नहीं है डी। एक मिनट। ओके। और ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो यानी जाहिर सी बात है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो जाहिर सी बात है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, होगी ना। चलो, तुमसे कौन सा एंगल पूछ रहे हैं? आईओडी, फाइंड एंगल आईओडी, टू फाइंड एंगल आईओडी। आईओडी फाइंड करना है। आईओडी है कहाँ पर? ये है यहाँ पर, तो अलग से ये वाला एंगल, तुम्हें ये वाला एंगल बताना है, एंगल आईओडी बताना है। अब बताओ आईओडी कैसे आएगा? तुम्हें ये तो पता है ना कि एक रेक्टेंगल है, पेयर एंड रॉड्स क्या है, दोनों ही क्या है? रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल्स के ऑल एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और जितने भी चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं ना, 90 डिग्री। अब जितना भी एंगल है, मतलब अगर हम इसमें भी इसकी भी बात करें, ये वाला ओ, एंगल ओ भी क्या होगा? वो भी 90 डिग्री ही होगा। वो भी क्या होगा? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ओ भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा। अब तुम्हें ये देखना है ट्रायंगल आर ओ आई में व्हाट इज एंगल, दिस एंगल इज आई, यानी कि तुम्हें ये देखना है कि ट्रायंगल आर ओ आई, आर ओ आई इज व्हाट, इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल आर ओ आई कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एंगल आई जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल आर कितना दिया है? एंगल आर 30 डिग्री दिया है। तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें एंगल ओ निकालना है, तुम्हें एंगल ओ निकालना है। तो ट्राइंगल, अगर तीनों एंगल को सम करो, प्लस आई प्लस ओ, तो तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, की ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से तुम्हें आई और आर पता है, ओ निकालना है। तो आई आर 90 30 कितना हो गया? 120। तो 180 माइनस 20, 90 30 कितना हुआ? 120। तो एंगल ओ कितना आ गया? एंगल ओ कितना आ गया? 60 आ गया। एंगल ओ क्या आ गया? 60 आ गया। लेकिन एंगल ओ जो 60 आया है, ये पूरा है ना, ये बाइसेप, तुमको एंगल ओ पूरा बताना है तुम्हें। 60 डिग्री तो सिर्फ एंगल ओ इधर आ रहा है, सिर्फ इतने में आ रहा है 60, तुम्हें पूरे में रेक्टेंगल में बताना है व्हाट इज द एंगल ओ। तो यानी कि सिर्फ इतना पार्ट क्या होगा, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल आई ओ डी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 60/2, यानी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो एंगल आई ओ डी कितना हो जाएगा तुम्हारा? एंगल आई ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक। तो ट्राइंगल से पहले आपने अंदर का एंगल निकाल दिया, या फिर ऐसे कर दो, रुको एक मिनट। यहाँ पे लिखो एंगल आई ओ डी
एक मिनट, अभी एंगल आईओडी नहीं निकला, अभी एंगल ओ निकला। एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब एंगल ओ कितना है? एंगल ओ इन रेक्टेंगल वो कितना है? वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल है ना। तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दोगी तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसको क्या लिखोगी? थोड़ा सा, हाँ वही चीज लिख दें सही से, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या किया है। हम ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा जो एंगल ओ निकला है 60 डिग्री, वो ट्रायंगल में निकला है। ओके, सिर्फ ट्रायंगल में इतना निकला है, इतना, सिर्फ इतना। यानी कि ये एंगल तुम्हारा निकला है आर ओ आई। इट इज नॉट एंगल आईओडी। तुम्हें क्या बताना है? आईओडी बताना है। तो लिखोगे कि एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसमें? इन रेक्टेंगल। कौन से रेक्टेंगल में? कौन सा रेक्टेंगल है जिसमें ओ है? रॉड्स में। रेक्टेंगल में तो एंगल ओ 90 डिग्री होगा ना। डॉट्स में एंगल ओ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और एंगल ओ 60 डिग्री है किसमें? इन ट्रायंगल आर ओ आई में। तो जब इतना एंगल 60 है और पूरा 90 है, तो आईओडी क्या हो जाएगा? सो एंगल आईओडी, एंगल आईओडी क्या हो जाएगा? पूरा जो एंगल है, यानी कि रॉड्स वाला पूरा एंगल क्या है? आर ओ डी। एंगल आर ओ डी में से माइनस कर देंगे किसको? एंगल आर ओ आई। एंगल आर ओ आई। आरओडी क्या है? आरओडी रेक्टेंगल का एंगल है, वो पूरा पूरा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे? आर ओ आई। आर ओ आई कहाँ है? आर ओ आई ट्राइंगल में बन रहा है, आर ओ आई, जो कि हमने क्या निकाला है? 60 डिग्री। तो जब 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो यानी कि एंगल आईओडी आपका कितना हो जाएगा? 30। एंगल आईओडी आपका कितना हो जाएगा? 30। तो आज से भी फिफ्थ 5 रखिए, कल फिर नेक्स्ट क्लास में 6 से 11 तक आपका क्वेश्चन करा दिया जाए। इतना करके आइए। क्यों नहीं सेंड करना भाई? होमवर्क नहीं करोगी क्या? कैसे हमें पता चलेगा जब कहते हैं कि, हाँ कैसे पता कैसे चलेगा हमें कि तुमने पढ़ लिया, तुमने कर लिया? पीडीएफ सेंड करोगी तभी तो पता चलेगा।